Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तो फिक्र का पहला फोकस आज एक ऐसे युद्ध पर है जिसने बीते 24 घंटे में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस धरती पर शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां इस युद्ध के बारे में जानने की बेचैनी नहीं होगी। पश्चिम एशिया की हम बात कर रहे हैं, जहां कल रात ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। देखिए फर्क क्या है, अप्रैल में जो ईरान ने हमला किया था वो ड्रोन से हुआ था, लेकिन इस बार उसने बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ड्रोन और मिसाइल के हमलों में जमीन आसमान का फर्क है। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला हुआ और यह अपने आप में हैरत में डालने वाला है, क्योंकि अब यहीं से आधी दुनिया इस युद्ध की तपिश को महसूस कर सकती है। अगर आप अपने देश में भी किसी दूर दराज वाले इलाके में रहते हैं तो यकीन मानिए इसकी आंच आप तक भी पहुंच सकती है। कैसे? तो इसे अभी यहां पर सिर्फ एक लाइन में समझिए। ईरान ने जैसे ही इजराइल पर अटैक किया, वैसे ही पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस 4% जम कर गई। यह युद्ध तेल का खेल कैसे बिगाड़ सकता है, फिक्र के लेंस से पूरी रिपोर्ट बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन अभी वॉर फ्रंट पर ईरान बनाम इजराइल की जंगी ज्वाला दिखाते हैं। इस हमले के बिग पॉइंट्स को जरा ध्यान दीजिएगा। ईरान ने कल इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल थी, हाइपरसोनिक मिसाइल थी। ईरान ने कल पहली बार हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल भी दागी है। ईरान ने 200 मिसाइलों से इजराइल के 100 ठिकानों को टारगेट किया। ईरान ने इन 200 मिसाइलों से इजराइल के आर्मी सेंटर, एयरबेस और मोसाद हेडक्वार्टर को हिट करने की कोशिश की। ईरान का दावा तो यह भी है कि ईरान ने इस हमले में इजराइल के 20 F-35 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। और ईरान का दावा यह भी है कि हमला करके उसने असल में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया। लेकिन अब यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न है कि ईरान के इस हमले के बाद इजराइल क्या करने वाला है। इजराइल का जवाब क्या होगा, कैसे होगा? क्या वो आने वाले दिनों में ईरान पर कोई ऐसा हमला करेगा जिससे तेहरान में आसमान तक परमाणु विस्फोट वाली चिंगारियां उठती हुई देखने को मिलेंगी, या फिर वो ईरान के तेल के कुओं को टारगेट करेगा और दुनिया में तेल संकट पैदा होगा? इन सवालों का जवाब देने से पहले इस युद्ध से जुड़ी कुछ वीडियो स्टोरीज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियोस इस हमले की मूल जानकारी और कारणों से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। ईरान की मिसाइलें जब इजराइल को टारगेट करके दागी गईं, तो उनमें से इजराइल ने कई मिसाइलें अपने आयरन डोम से आसमान में ही इंटरसेप्ट की। ये वीडियो देखिए आप जरा। और इसी दौरान ईरान के एक मिसाइल का एक बड़ा सा टुकड़ा गाजा पट्टी में इस राह चलते फिलिस्तीनी व्यक्ति पर गिरा। इस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई। 8 सेकंड का यह वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है जितना ईरान के मिसाइल हमले के वीडियो। अब दूसरा वीडियो देखिए। आयरन डोम से इंटरसेप्शन के दौरान ईरान के एक मिसाइल का बड़ा सा हिस्सा, और ये शायद आधा हिस्सा होगा या बहुत थोड़ा सा हिस्सा होगा, इजराइल से लगे जॉर्डन के बॉर्डर पर गिरता है। जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस दिया था अमेरिका को मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। यहां बाद में इसे देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है जो मिसाइल का टुकड़ा गिरता है, और इसी भीड़ में से एक शख्स ने इस जलते हुए मिसाइल से सिगरेट जलाने की कोशिश की। 16 सेकंड के इस वीडियो की चर्चा खूब हो रही है। अब आप 22 सेकंड का एक नया वीडियो देखिए। ये देखिए, ये है इजराइल में गिरी ईरानी मिसाइल का एक हिस्सा। ये इतना भारी है कि इसे सीधा खड़ा करने में इजराइल के लोगों को पूरी ताकत लगानी पड़ी। इजराइल में 10 से अधिक लोगों ने इसे सीधा करने के बाद नारेबाजी की, जश्न मनाया। ऐसा लगा मानो उनका यह कारनामा ईरान पर पलटवार के जैसा हो। खैर, अब आते हैं युद्ध पर, और आपको सबसे पहले इजराइल पर हुए ईरानी हमले पर आधारित ये ग्लोबल रिपोर्ट दिखाते हैं। ध्यान से देखिए। कहते हैं दुनिया में रूस, चीन और ईरान यानी कि सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक शक्ति है, और ईरान ने 1 अक्टूबर की रात ये शक्ति इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की। ईरान ने फतेह 1 और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से तेल अवीव को दहलाने की कोशिश की। फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 13 प्लस है, रेंज 1400 किलोमीटर है और 500 किलोग्राम विस्फोटक से कहीं भी तबाही लाने की क्षमता रखती है। जबकि फतेह 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, मैक 5 की स्पीड है और 500 किलोमीटर विस्फोटक के साथ 1400 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी विनाश ला सकती है।
लेकिन ईरान ने सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलें ही नहीं दागी, बल्कि 2000 किलोमीटर की रेंज वाली शाहब 3 बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल पर अटैक किया। ईरान का दावा है कि इस दौरान उसके 90% हमले सफल रहे। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। ईरान ने इजराइल की किन जगहों को टारगेट किया, तो ये दावा भी इजराइल के लिए फिक्र बढ़ाने वाला है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के 3 ठिकानों को ज्यादा फोकस किया। पहला, नेवातीम एयर बेस, जहां पर अमेरिका के हथियार इजराइल पहुंचते हैं। यहीं से लड़ाकू विमान उड़कर गाजा और लेबनान में तबाही मचाते हैं। दूसरा, नेत्जरीम मिलिट्री फैसिलिटी, जहां से गाजा और लेबनान में हमलों की रणनीति बनती है। और तीसरा, मोसाद का हेडक्वार्टर, जो ईरान और उसके समर्थित गुटों के लिए काल माना जाता है और जिस पर ईरान ने हाल ही में हानिया की हत्या के इल्जाम लगाए हैं। नेवातीम एयरबेस की बात करें तो यहां ईरान का दावा है कि उसके मिसाइल हमलों में 20 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं और इजराइल के F-15 विमानों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। नेवातीम एयरबेस पर हमले के बाद यहां हुई बर्बादी के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि बात जहां तक मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने के दावे की है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें यहां से 500 मीटर की दूरी पर गिरी, जहां खुले मैदान में एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है। ईरान का दावा है कि उसने रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इजराइल में जान माल का भारी नुकसान हुआ है और इजराइल पर फिलहाल सच्चाई दबाने की बातें भी उठ रही हैं। ईरान ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है इजराइल को। इजराइल को यमन पर अटैक करने में करीब 1.5 घंटा लगा। ईरान ने कहा कि हमने अपनी मिसाइलों से सिर्फ 12 मिनट में आपकी 100 लोकेशंस को टारगेट किया, अटैक किया। आप माने या ना माने, लेकिन ईरान क्लेम कर रहा है कि 90% ऑन टारगेट। ईरान ने इजराइल पर हमले का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 रखा है। ईरान के इन हमलों से गाजा से लेकर तेहरान तक जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल रात इजराइल पर हमले को देखकर गाजा के लोग झूम उठे। ये देखिए जरा, उन्होंने अपने मोबाइल कैमरों से बैलिस्टिक मिसाइलें जो उड़ते हुए देखी, फिर उसके वीडियो अपने कैमरे में कैप्चर कर लिए। हमलों के दौरान इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। लेबनान में जहां अभी भी इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, वहां से भी ऐसी जश्न की तस्वीरें आई, आतिशबाजी हुई। लोगों ने सड़कों पर निकलकर इजराइल में हुई तबाही की खुशियां मनाई। खुशी का यह मीटर इजराइल से 2200 किलोमीटर दूर तेहरान में भी उठता दिखा। तेहरान में भी लोग सड़कों पर निकले, हमास चीफ हानिया की हत्या के बदले की खुशी मनाई। इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान के कई शहरों में आतिशबाजी देखने को मिली है। ईरान में जश्न का एक वीडियो वहां की संसद में भी वायरल हो रहा है। ईरान के जनप्रतिनिधियों ने यहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन में नारेबाजी की है, खमने की जय जयकार सुनाई दी है। हालांकि ईरान की ओर से इस हमले के बाद इजराइल को सख्त चेतावनी दी गई है। ईरान के प्रेसिडेंट से लेकर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ तक ने बयान जारी करके इजराइल को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है और कहा है कि अटैक नेतन्याहू की आक्रामकता का जवाब है और ईरान की ताकत की सिर्फ एक झलक है। इस हमले के बाद इजराइल ने अगर तेहरान पर पलटवार की कोशिश की तो ईरान इससे भी बड़ा हमला करेगा। ईरान ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दे डाली है, लेकिन इजराइल ने इन हमलों और वार्निंग के बाद क्या प्रतिक्रिया दी, इसे आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, समझिए, क्योंकि ये अब ईरान वर्सेस इजराइल होता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि तेहरान को यही वार्निंग दी है। इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने कहा, चेतावनी दी कि ईरान का हाल भी अब गाजा और हिजबुल्लाह के जैसा होगा। इजराइल में विपक्ष के नेता गैंट्स ने कहा कि ईरान को जोरदार जवाब मिलेगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि अब इजराइल के पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेंट्रल एनर्जी फैसिलिटी को तबाह कर देने का पूरा मौका है, यह अपॉर्चुनिटी है।
और इजराइल की सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि ईरान ने भारी गलती की है और अब जवाबी हमले का वक्त और जगह इजराइल तय करेगा। सवाल यह है कि क्या वाकई इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करेगा? क्या इजराइल ईरान के तेल वाले कुओं को ध्वस्त कर देगा? तेल के कुएं अगर टारगेट किए गए तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? यह रिपोर्ट देखिए। ईरान ने जब से इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं तब से एक सवाल पूरी दुनिया में पूछे जा रहे हैं कि ईरान की 200 मिसाइलों का जवाब इजराइल किस तरीके से देगा। इस बारे में एक बड़ा अपडेट यह है कि आज शाम तेल अवीव में एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में इजराइल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, शिन बेट एजेंसी के हेड और मोसाद के मुखिया शामिल हुए और ताजा युद्ध हालातों पर चर्चा हुई। इस दौरान क्या रणनीति बनी ये खुलासा नहीं हुआ, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई में ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी को भी नष्ट करने के लिए हमले कर सकता है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा, अब ये बयान भी सुनिए। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं भी लगा ले। इतना तय है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इजराइल आर्मी रेडियो का बड़ा दावा है कि ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। इजराइल कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान पर यह संभावित हमला विध्वंसक हो सकता है, लेकिन फिर से सवाल यही है कि इजराइल ईरान के किन लोकेशंस को टारगेट कर सकता है। तो फिलहाल इससे जुड़ी 4 आशंकाओं को मजबूती मिल रही है। नंबर 1, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अलावा इजराइल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर सकता है, या फिर इजराइल हमास चीफ हानिया की तरह ईरान के बड़े नेताओं की टारगेटेड किलिंग करा सकता है। और आज इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को एक बार फिर से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। इजराइल की नई धमकी के बाद खामेनेई ने अपनी लोकेशन दोबारा बदली है। ये दावा ईरान के सीनियर अधिकारी के हवाले से किया गया है। यानी यह साफ है कि इजराइल के चंद टारगेट में से ईरान की ऑयल फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। शायद ईरान को भी इस तरह की कार्रवाई का अंदेशा है। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर तेल को लेकर किस तरह का असर पड़ सकता है। हमने आपको शुरू में बता दिया था कि इजराइल पर ईरान के हमला करते ही ग्लोबल बाजार में तेल की कीमतों में 4% की वृद्धि हो गई। और अगर अब इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया तो फिर महा महंगाई के लिए तैयार रहना होगा। वैश्विक तेल बाजार में ईरान का महत्वपूर्ण रोल है। वैश्विक तेल बाजार में ईरान की हिस्सेदारी 5% है। ईरान दुनिया में 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। 2023 में ईरान ने हर दिन 39 लाख बैरल तेल उत्पादन किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते दुनिया में तेल जो है करीब उसका ट्रांजैक्शन होता है 20 से 30%। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के 8 में से 7 द्वीप ईरान के हिस्से में आते हैं, यानी यहां का करीब 90% हिस्सा ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। और कहानी सिर्फ इतने पर नहीं खत्म होती है, ये असर आगे चलकर भी भयानक हो सकता है, क्योंकि ईरान ने इस आशंका के बाद अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके रिफाइनरियों पर अटैक हुआ तो वो जवाब में सऊदी अरब, अजरबैजान और कुवैत के ऑयल फील्ड पर हमला करेगा। यूएई बहरीन के ऑयल फील्ड को टारगेट करेगा और वहां भी आग लगा देगा। अमेरिका को दी गई इस चेतावनी की खबर IRGC सूत्रों के हवाले से सामने आई। इजराइल और ईरान में बढ़ते तनाव को अब महायुद्ध के एंगल से भी देख लेते हैं। यहां फिक्र का लेंस क्या कहता है। तो फिलहाल हमारे पास पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही हैं, यहां जो तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं वो यकीनन ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इस तनाव में सिर्फ ईरान, लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और इजराइल ही शामिल नहीं है, बल्कि जॉर्डन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा भी अब प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हो चुके हैं, क्योंकि कल ही अमेरिकी वॉरशिप ने ईरान के मिसाइल अटैक को भूमध्य सागर में अपने डिस्ट्रॉयर से रोकने की कोशिश की।
यही काम ब्रिटेन के वॉरशिप ने भी किया। फ्रांस के वॉरशिप ने भी भूमध्य सागर में इजराइल की ओर से मोर्चा संभाला है। जॉर्डन के अंदर ईरान की मिसाइलें गिरने का वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। जॉर्डन ने ही कल अमेरिका को ईरान की मिसाइलें नष्ट करने के लिए अपना एयर स्पेस दिया था और कनाडा ने भी घोषणा कर दिया कि वो हर हाल में इजराइल का साथ देगा। कुल मिलाकर फिक्र का फोकस अब इस बात पर है कि पश्चिमी एशिया के हालात वाकई चिंताजनक है और यहां से उठी जंग की ज्वाला पूरी दुनिया का तनाव बढ़ाने वाली। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध के इस विध्वंसक एपिसोड का अगला चैप्टर भारत में खुलता है। कल लखनऊ में नसरल्ला के फैंस ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास के नेतृत्व में कैंडल मार्च छोटे इमाम बाड़े से बड़े इमाम बाड़े तक निकालने का कार्यक्रम था, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। फिर लोगों ने छोटे इमाम बाड़े में मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया। यहां पहुंची भीड़ में कई चेहरे थे और हर चेहरे के हाथ में एक न एक तस्वीर। कोई हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया की तस्वीर थामे था, किसी के हाथ में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तस्वीर थी, तो कोई हसन नसरुल्लाह की बड़ी तस्वीर लेकर पहुंचा था। इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में थीं। यहां पैरों के नीचे इजराइल और अमेरिका का झंडा था, लोग उसे अपने पैरों से कुचल रहे थे। इस भीड़ में कुछ लोगों के हाथ में बाइडेन और नेतन्याहू की भी तस्वीर थी जिस पर टेररिस्ट लिखा हुआ था। लेकिन इस भीड़ में जो आवाजें थी उसको जरा सुनना जरूरी है। भीड़ की एक ही आवाज थी, सभी नेतन्याहू को इंसानियत का दुश्मन बता रहे थे, नसरुल्लाह को इंसानियत का मसीहा। एक तरह से कहा जाए तो ये सभी नसरुल्लाह के फैंस थे। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग से जो बातें निकलकर सामने आई उससे ऐसा लगा कि इस भीड़ में से ज्यादातर लोग प्रदर्शन तो क्रांतिकारी कर रहे थे, लेकिन इनके पास जानकारी शून्य थी। कई लोगों की बातें सुनकर ऐसे लगा कि बस उनसे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कहा गया है और वो पोस्टर्स और बैनर्स लेकर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। आपको याद होगा बंटी बबली एक फिल्म आई थी, उसमें एक तथाकथित नेता का विरोध करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, तो जब नेता पूछती है कि विरोध क्यों कर रहे हो तो बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो बोलते हैं कहां पे, किसका, ये तो आज का भारत है, आजाद है। तब समझ में आता है कि वो कुछ और चल रहा था वहां पर, कहानी कुछ यही हाल था। यहां पर कई लोगों को नसरुल्लाह का पूरा नाम नहीं पता, कई लोगों को नसरुल्लाह के संगठन का नाम नहीं पता है, कई लोगों को नसरुल्लाह के देश के बारे में नहीं पता था। ज्यादातर ये नहीं जानते थे कि नसरुल्लाह कहां मारा गया। कोई तो ये भी नहीं जानता था कि इजराइल ने नसरुल्लाह को क्यों मारा है। किसी ने नसरुल्लाह को मौलाना बताया, किसी ने मुख्यमंत्री। ज्यादातर ये जवाब नहीं दे पाए कि भारत के मुसलमान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस भीड़ में कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर पहुंचे। वो धार्मिक नारे लगाने के साथ साथ इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता था कि आखिर इजराइल और ईरान में जंग क्यों छिड़ गई। बच्चों का मन तो मूल रूप से कोमल होता है, उन्हें ऐसे जटिल विषयों पर राय बनाने की समझ नहीं होती है। जाहिर है किसी ने बच्चों को अपने एजेंडे के तहत इस भीड़ में पुश किया। ग्राउंड रिपोर्ट लखनऊ से आपको जरूर देखनी चाहिए। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त हम लखनऊ के पुराने इमामबाड़ा के परिसर में मौजूद हैं और हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद एक बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है और अपना विरोध दर्ज कर रही है। हाथों में सबके मोमबत्तियां आप देख सकते हैं और ये तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, किस बात को है? हमारे जो वो हैं हिजबुल्लाह, हमारे जो हैं, कौन है? हमारे वो बहुत बड़े अच्छे मौलाना थे और हम लोग उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या संगठन कौन सा था? इनका संगठन अरे नसरुल्लाह संगठन था, हिजबुल्लाह। किस पोस्ट पर थे? क्या संगठन का नाम है? ये देखिए पोस्ट हम आपको नहीं बता सकते। कहाँ पे मारा गया? इनको हमारे ये इजराइल, सॉरी, इट्स इन द एग्जैक्ट प्लेस इज आई एम नॉट लाइक ये बेसिकली, यार कोई नाम बताएगा। आप नारे भी लगा रहे थे। अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, हमेशा मुर्दाबाद रहे। क्यों मुर्दाबाद? खराब है वो लोग। उसका नाम था हिजबुल्लाह, नाम था उनका सैयद हसन नसरुल्लाह नाम था और उनका संगठन का नाम था। हम वो इजराइल की तरफ से, मतलब वो इजराइल। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद। इस बात को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। हिजबुल्लाह को शहीद किया गया उसकी वजह से। इसको शहीद किया गया? हिजबुल्लाह को। सारी बार आगे
और वो चीफ मिनिस्टर थे और पहले इजराइल ने फ़िलिस्तीन पे काफ़ी जुल्म किया, अटैक किया उस पर, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र में आबाद भारत की वायु शक्ति की नई उड़ान की। भारत में पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर नया एयरबेस बनने जा रहा है। यह एयरबेस गुजरात में बनासकांठा के डीसा शहर में बनेगा। डीसा एयरबेस की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को किया था। अब रक्षा मंत्रालय ने डीसा एयरबेस पर बनाए जाने वाले रनवे का सर्वे कर लिया है, जिसे ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे के रूप में जाना जाता है। रक्षा मंत्रालय ने सर्वे का काम सिंगापुर की एक निजी कंपनी को सौंपा है। उसी के तहत सिंगापुर से DA-62 प्रकार का एक छोटा विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। वैसे क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश के लिए एयरबेस की कितनी अहमियत होती है? स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है वो, स्ट्रैटेजिक। और नया एयरबेस बनाना कितनी महत्वपूर्ण घटना होती है। एयरबेस की पूरी ABCD आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले डीसा एयरबेस की खास बातें आपके लिए जानना जरूरी है। यह एयरबेस गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा शहर में बनता है। यह पूरा एयरबेस 4519 एकड़ में बनाया जाएगा। इस एयरबेस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि इसके रनवे को बनाने का खर्च 394 करोड़ रुपए है। डीसा एयरबेस की इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। डीसा एयरबेस के बनने से दूसरे एयरबेस से इसकी दूरी 355 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस एयरबेस के बन जाने से फाइटर जेट्स की ऑपरेटिंग रेंज बढ़ जाएगी, यानी ट्रेनिंग और दूसरी जरूरतों के लिए वो लंबी उड़ान भर सकेंगे। इसका रणनीतिक महत्व यह है कि इसके बन जाने से एक साथ लैंड और सी ऑपरेशंस को अंजाम देना संभव होगा। जंग के हालात में फाइटर जेट्स के रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। वहीं गुजरात के नजरिए से देखें तो इसके बन जाने से अहमदाबाद और वडोदरा जैसे बड़े शहरों को एयर डिफेंस मिल जाएगा। उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। डीसा एयरबेस से कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक एयरबेस के बन जाने से भारत की वायु शक्ति की ताकत बढ़ेगी, बल्कि इससे भारत को पश्चिमी सीमा पर जमीन और समंदर में ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए सुरक्षित लॉन्च पैड मिल जाएगा। इस एयरबेस पर काम शुरू हो गया। इस एयरबेस पर सबसे पहले हवाई पट्टी को बनाया जाएगा। इसके बाद बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आसपास के इलाकों को मजबूत सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एक टैक्सी ट्रैक भी बनाया जाएगा और एयरक्राफ्ट रखने की जगह बनाई जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि डीसा एयरबेस की पाकिस्तान बॉर्डर से दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसे सबक सिखाने में इंडियन एयरफोर्स को कुछ ही मिनट लगेंगे। पुलवामा के बाद पहले ही एयर स्ट्राइक्स में घायल हो चुका है पाकिस्तान। कोई हिमाकत करने से पहले वो 1000 बार सोचता है। अब आपके लिए जानना भी और समझना भी जरूरी है कि जंग के हालात में किसी भी देश की हार जीत में एयरबेस की भूमिका क्या होती है। अगर किसी के पास स्ट्रैटेजिक एयरबेस नहीं होता तो जंग के हालात में उनके फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंड करने में मुश्किलें आती हैं। इस लिहाज से एयरबेस की क्या अहमियत होती है वो जरा समझिए। किसी भी देश के लिए एयरबेस और एयर पावर एक सिक्के के दो पहलू। एक बेहद आधुनिक फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर 24 घंटे तैनात रहते हैं। जंग के हालात में एयरबेस से मिनटों में उड़ान भरी जा सकती है। किसी भी एयरबेस में बेहद आधुनिक एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम होता है। आमतौर पर एयरबेस को किसी भी देश का स्ट्रैटेजिक लोकेशन बनाया जाता है। एयरबेस से दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। सहयोगी देशों के साथ एयरबेस पर जॉइंट एक्सरसाइज की जाती है। आपातकालीन स्थिति में एयरबेस से राहत सामग्री भेजने में मदद होती है। कई एयरबेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग भी होता है, जिससे नई टेक्नोलॉजी पर काम करने में मदद मिलती है। बड़ी बात यह है कि डीसा एयरबेस भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई एयरबेस के बीच एक लंबी दूरी को कम कर देगा। इसके बन जाने से पाकिस्तान के मीरपुर, खासकर जैकोबाबाद एयरबेस के मुकाबले भारतीय एयरफोर्स की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह भी जान लीजिए कि किसी एयरबेस का साइज कितना होता है। इसे 3 तरह से बांटा जाता है। किसी भी देश में 3 तरह के एयरबेस हो सकते हैं: छोटे एयरबेस, मध्यम एयरबेस और बड़े एयरबेस। छोटे एयरबेस में 1 से 2 स्क्वाड्रन हो सकते हैं। मध्यम एयरबेस में 3 से 6 स्क्वाड्रन हो सकते हैं, जबकि बड़े एयरबेस में 6 से ज्यादा स्क्वाड्रन होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्क्वाड्रन क्या होता है, तो इसका जवाब ध्यान से देखिए। भारत में एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट हो सकते हैं। यकीन मानिए ये स्क्वाड्रन्स वेरी करते हैं हर जगह, हर कंट्री में। अमेरिका में एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 फाइटर जेट हो सकते हैं। अलग अलग देश अपने हिसाब से ये संख्या तय करते हैं फाइटर प्लेन के पोटेंशियल के अनुसार।
इन जानकारियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी देश में एयरबेस कितना बड़ा होता है और इसे ऑपरेट करने के लिए किस तरह का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। खैर, ओए जाके देख खड़ी की, पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग में बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इकोसिस्टम की। फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलने का वक्त आ गया है। आज हम आपको हरियाणा चुनाव में वोटों के गणित के साथ कुछ चटपटी खबरें दिखाते हैं। चटपटी इसलिए क्योंकि इन खबरों के कीवर्ड्स जलेबी, पकौड़ी, रोटी और सब्जी हैं। राजनीति में जलेबी पकौड़ी वाला यह कनेक्शन राहुल गांधी से जुड़ा है। वैसे राजनीति भी सीधी नहीं होती है, वो भी जलेबी की तरह घुमावदार है। खैर, इस कहानी पर फिक्र की फाइल खोलने से पहले आज आपको चुनावी रैलियों का अपडेट दे देते हैं। आज प्रियंका गांधी ने जुलाना में विनेश फोगाट के लिए वोट मांगे, उनके साथ मंच साझा किया। इसके बाद भवानी खेड़ा में उनकी जनसभा हुई। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा भी प्रियंका के साथ मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार का मोर्चा संभाला। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में उनकी रैलियां हुई। हरियाणा में नेताओं के पास प्रचार के लिए 20 घंटे से कम का वक्त है। कल शाम 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, लिहाजा नेता जनता के बीच जाकर अलग अलग अंदाज में कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक अलग अंदाज विजय संकल्प यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी का दिखा। आपने उनके भाषणों में संविधान, रोजगार, महंगाई और अग्निवीर की बातें सुनी होंगी, लेकिन कल सोनीपत में उनका अलग अंदाज था। गोहाना में प्रचार के मंच पर वो कांग्रेस नेताओं के साथ जलेबी खाते दिखे। हाथ में वही जलेबी का डब्बा है। वैसे गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पर बनी जलेबी काफी फेमस है। इसी जलेबी का स्वाद उन्होंने जनता के सामने लिया। भाषण के दौरान भी उन्होंने जलेबी का डब्बा लोगों के सामने लहराया। जलेबी को देश और दुनिया में पहुंचाने पर अपना विजन रखा। इससे पहले वो बहादुरगढ़ में थे, वो सीधे पकौड़ा चौक पहुंच गए, जहां पगड़ी पहनकर उनका स्वागत हुआ। इस दौरान एक समर्थक ने राहुल गांधी को पकौड़े दिए। उन्होंने सबके सामने पकौड़े खाए और उसकी तारीफ की। बहादुरगढ़ से जब वो सोनीपत पहुंचे तो वहां के गांव में एक परिवार के घर खाना खाया। महिलाओं ने गीत गाकर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी को चूल्हे पर बनी रोटी, दाल, सूखी सब्जी और चटनी परोसी गई। इस दौरान वो परिवार की महिलाओं से बात करते रहे और उनकी समस्याएं सुनते रहे। मदीना गांव के किसानों ने राहुल गांधी को वो पौधा भी गिफ्ट किया जिसे उन्होंने खेतों में रोपा था और ट्रैक्टर चलाया था। दरअसल वो पहले इसी मदीना गांव में धान की रोपाई करने पहुंचे थे और किसानों के साथ खेत में खाना खाया था। वो वीडियो भी वायरल हुआ था, हमने दिखाया था। अब राहुल के ये नए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। अब इंटरेस्टिंग होगा यह देखना कि चुनावों के बाद जलेबी से मुंह मीठा किसका होता है, कौन सी पार्टी का होता है। खैर, राहुल गांधी की यात्रा में आज का दिन ब्रेक का था, लेकिन सियासत पर कभी ब्रेक नहीं लगता, वो लगातार चलती रहती है। हमने आपको अभी बताया कि राजनीति जलेबी से कम नहीं। कल जिस गोहाना में राहुल जलेबी खा रहे थे वो हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट इलाके में आता है। हरियाणा में इस बेल्ट की अपनी सियासी अहमियत है। आइए समझते हैं सर। ये वो महत्वपूर्ण सड़क है जिसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों को जीतने वाली पार्टी सूबे में राज करती है। कम से कम पिछले 2 चुनावों में तो यही ट्रैक रिकॉर्ड है। हरियाणा से देश का सबसे पुराना हाईवे गुजरता है जिसका नाम है जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। इस हाईवे के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों को जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है। ये 6 जिलों से होकर गुजरती है। इनके नाम है कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से इस रोड के आसपास करीब 23 सीटें हैं। यह इलाका आमतौर पर गैर जाट बाहुल है।
इसीलिए बीजेपी के लिए सियासी रूप से उपजाऊ है। 2014, 2019 दोनों बार बीजेपी ने इन इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि परफॉर्मेंस कम होती गई, लेकिन बेहतर प्रदर्शन है। 2014 में बीजेपी ने जीटी रोड बेल्ट की 23 में से 21 सीटें जीती, 2 सीटें दूसरे दो दलों को मिली है। 2019 में बीजेपी को 23 में से 12 सीटें मिली, यानी उसे 9 सीटों का नुकसान, और इतनी ही सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। यानी 5 साल पहले भी बीजेपी ही यहां नंबर 1 थी। अब देखते हैं कि इस बार वहां क्या हो। हालांकि बीजेपी को इस बार भी उम्मीद है, यह बात कांग्रेस भी जानती है, इसीलिए वो इस बार जीटी रोड बेल्ट को टारगेट कर रही है। इन इलाकों में बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी खुद राहुल गांधी ने उठाई है। उनकी विजय संकल्प यात्रा का पूरा रूट इन इलाकों के आसपास डिजाइन किया गया है। प्रचार के आखिरी दिन यानी कल भी वो इसी इलाके में रहने वाले हैं। जीटी रोड बेल्ट के सोनीपत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जाती है। यहां जाटों की संख्या अधिक है। वहीं पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में बीजेपी के पास ताकत है, क्योंकि इन इलाकों में जाटों की संख्या कम है। यह बेल्ट ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, सैनी और ओबीसी से भरी है। वहां बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। अगर इन इलाकों को जातियों के आंकड़ों से समझें तो पिछड़ी और अनुसूचित जाति 62%, जाट 18%, ब्राह्मण 11% और पंजाबी 9% है। यानी जाट इस इलाके में कम है, जबकि दूसरे समुदाय ज्यादा है। यही कांग्रेस की चिंता है, क्योंकि इन जातियों ने पिछले 2 बार से बीजेपी के लिए खुलकर वोटिंग की। लिहाजा 10 साल बाद सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मैदान में है। वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। अगर मेरे भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होता, अगर उसने संघर्ष नहीं किया होता, अगर मेरे पिता की लाश वो घर नहीं लाता, तब उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो 8000 किलोमीटर इस देश की एकता के लिए चलता। अगर विनेश के साथ अन्याय नहीं होता, तब शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आज है। हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। वो कश्मीर जहां कभी मतदान दिवस का मतलब था पथराव, आंसू गैस के गोले और सिविल कर्फ्यू। बहुत सारे पोलिंग बूथ वोटिंग वाले दिन सूने रहते थे। बाकी पर गिनी चुनी संख्या में लोग वोट डालने जाते थे, वो भी खौफ के साए में। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए चुनाव में इस बार जो आंकड़े और तस्वीरें आई हैं, वो ये बता रही हैं कि कभी आतंक के सताए जम्मू कश्मीर में अब जमहूरियत बुलंद है। खासकर आतंकियों के गढ़ में जिस तरीके से मतदान हुआ है, वो ये साबित करता है कि अब यहां लोग बुलेट से नहीं, बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि बैलेट पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। इसका एक सबूत सोपोर है। नाम सुन के आपको याद आता है सोपोर। अक्सर अखबारों में पढ़ते थे हम, अक्सर टीवी पर देखा करते थे हम कि यहां पर टेररिज्म एक्टिविटी है। जिसे सेब की टोकरी और कश्मीर का छोटा लंदन कहा जाता है, जिसका संबंध कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देने वाले सैयद अली शाह गिलानी, जिनका एक कॉल होता था कि बंद कर दो तो सब बंद हो जाता था, और आतंकी अफजल गुरु समेत कई अलगाववादियों से रहा। इस बार भी सोपोर से आतंकी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु चुनावी मैदान में था। तो सबसे बड़ा चेंज एक हो गया, उसी सोपोर ने कल वोटिंग के मामले में 32 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लिस्ट में आतंक के कई अड्डे रहे वो जिले भी शामिल हैं, जहां जनता ने अपने वोट की ताकत को साबित किया। सोपोर वही इलाका है जहां 2002 में सिर्फ 8% मतदान हुआ था। यह वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी सरकार पर भारी थे। 2014 के बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में सोपोर में 30% से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन जब एक दशक के बाद यहां लोगों ने वोट डाला तो यह आंकड़ा 45% को भी पार कर गया। और हमें यकीन है कि आज इन आंकड़ों को देखकर आतंकी और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर का बारामूला बड़ा एक कहा जाए कि बहुत ही एक्टिव और वोलेटाइल इलाका है ये टेररिज्म के लिहाज से। ये उन जिलों में शामिल है जो आतंकवाद और अलगाववाद से सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है, लेकिन यहां इस बार करीब 10% ज्यादा मतदान हुआ है। 2014 में बारामूला में करीब 40% वोट पड़ा था।
लेकिन इस बार 50% से थोड़ा कम। यानी इस बार जनता ने अपने वोट से आतंक पर चोट की है। यह बदलते कश्मीर की तस्वीर, जो पूरे देश के लिए एक शुभ समाचार। 3 चरण के चुनाव में ना कहीं गोली चली, ना कहीं हिंसा की कोई खबर आई। हम सोच रहे थे कि आपको कोई और खबर दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए,